नए तेवर और नए कलेवर में। राजस्थान अलवर जिले में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन पर है। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबाला की जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है। पीएम ने कहा, धाकड़ सरकार ने 370 की दीवार गिराई और कश्मीर विकास के राह पर है। कहा, कांग्रेस की सरकार में वीर माताएं चिंता में रहती थी। चौबीस की चुनौती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा और दिल्ली में रैली। वहीं हिमाचल में जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश में के झांसी, बांदा और अमेठी में अमित शाह संभाल रहे हैं मोर्चा। केजरीवाल की पीए विभव कुमार सीएम हाउस से गिरफ्तार। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि। आंख और पैर पर चोट के निशान। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में भाजपा आप पर हमलावर। कहा, पहले भ्रष्टाचार, फिर दुराचार, फिर प्रचार। यही है आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कहा, आम आदमी पार्टी में दुशासन भी है और धृतराष्ट्र भी। बीस मई को 49 लोकसभा सीट पर होने वाले 5वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और चिराग पासवान समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। कहीं लू तो कहीं बारिश। मौसम के तेवर ने ढाया कहर। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लू के थपेड़ों ने किया बुरा हाल। केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी। और आईपीएल में प्लेऑफ स्पॉट की लड़ाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। प्लेऑफ के लिए चेन्नई के लिए टाई या नजदीकी हार भी काफी, जबकि बेंगलुरु को बड़े अंतर से जीत की जरूरत। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं स्वाति मालीवाल से जुड़े मामले पर। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव जो है विभव कुमार, उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। 30 हज़ारी कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। और आपको लगातार डीडी न्यूज अपडेट दे रहा है कि स्वाति मालीवाल ने जब से एफआईआर दर्ज कराई है, उस वक्त से विभव कुमार पर नजर रखी जा रही थी और विभव कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब विभव कुमार की जो अग्रिम जमानत है वो खारिज कर दी जा चुकी है। विभव कुमार 30 हज़ारी कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत खारिज हुई थी। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट करने और बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। और हमारे संवाददाता लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, विभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ती हुई, अग्रिम जमानत जो है उनकी खारिज हो चुकी है, क्या है ताजा अपडेट? कुछ उपलब्ध कराई गई और उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा है कि स्वाति मालीवाल पर विभव कुमार ने किसी तरह की मारपीट की हो या हमला किया हो, और वो बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। इस तरह की दलीलें दी गई। लेकिन जो इसमें सबसे टेक्निकल मसला जो फंसा यहाँ पर वो ये कि ये अग्रिम जमानत याचिका थी और कोर्ट ने जब पूछा कि इस वक्त क्या स्थिति है, जो जांच अधिकारी हैं वो क्या, उनके पास क्या जानकारी है कोर्ट को बताने के लिए, तो कोर्ट को ये बताया गया कि विभव कुमार को 4:15 बजे औपचारिक तौर पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार दिखा दिया है। ऐसे में तकनीकी आधार पर कोर्ट ने कहा
का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि एक एंटीसिपेटरी बेल है और जब गिरफ्तारी हो गई है तो अग्रिम जमानत याचिका सुनने का या उस पर आगे आदेश पारित करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जाहिर है उनको राहत आज नहीं मिली है, और क्योंकि अभी 4:15 बजे उनकी औपचारिक गिरफ्तारी दिखाई गई है तो दिल्ली पुलिस के पास पूरा समय है, अगले कल 4:15 बजे तक का 24 घंटे का समय है, जब उनको दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो रिमांड मांगेगी दिल्ली पुलिस या कहेगी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विभव कुमार अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ होगी। आरोप आप जानती हैं किस तरह के कुछ गंभीर आरोप भी हैं स्वाति मालीवाल ने, सिर्फ मारपीट का ही नहीं, क्योंकि जब एफआईआर के सेक्शन आप देखें तो सबसे गंभीर आरोप जो है वो 308 आईपीसी की धारा 308 के तहत जो आरोप लगाया गया है कि उनके ऊपर अटेम्प्ट किया गया कल्पेबल होमिसाइड के इरादे से। तो ये सबसे गंभीर आरोप है उनका खिलाफ। और अब जो जांच अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल के बाद अगली सुनवाई पर कोर्ट को जानकारी देंगे कि क्या अब तक की स्थिति रही है। विभव कुमार को फिलहाल कोई राहत आज नहीं मिल पाई। तो विभव कुमार को आज तो फिलहाल कोई राहत नहीं। विकास सारथी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा अंबाला में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह ही मोदी ने केंद्र में 10 साल धाकड़ सरकार चलाई है, इसी वजह से अंबाला में राफेल नजर आते हैं और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरी और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी का लक्ष्य विकसित भारत का है, लेकिन कांग्रेस वालों के लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। गौरतलब है कि राज्य की सभी 10 लोकसभा निर्वाचन सीटों पर छठे चरण पर यानी कि 25 मई को मतदान होना है। कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आए तो सीए कानून को रद्द कर देंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 5वें चरण के लिए मतदान सोमवार 20 मई को होना है। ऐसे में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में शामिल हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी, महाराष्ट्र में मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटें, बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी और हाजीपुर, उड़ीसा की बोलांगीर और कंधमाल, झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, पश्चिम बंगाल की बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा और आरामबाग, वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला और लद्दाख लोकसभा सीट शामिल है। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। मतदाता जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गुलमर्ग में 2 दिवसीय मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन से मतदाताओं को जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता तो फैली ही, साथ ही व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम जश्न जमहूरियत का भी आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत संगीत समारोह के साथ हुई। इस कार्यक्रम के जरिए 20 मई को होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया।
विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में 2 दिवसीय मेगा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी SVEEP कार्यक्रम जश्न जमहूरियत का आयोजन किया गया। इसमें बारामूला संसदीय सीट पर 20 मई को होने जा रहे लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। कश्मीर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो वोटिंग परसेंटेज के नाम पे हम कभी पीछे रह जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जिस तरह से आप उत्साह देख रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन की सदारत में चलाया जा रहा है, तो इस बार हमें बल्कि उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है इस बार हमें बहुत अच्छी यहाँ पे वोटर टर्नआउट मिलेगा और लोग अपनी वोट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। कार्यक्रम में प्रतिभाशाली युवा गायक इशफाक अहमद, शफी सोपोरी और झेलम बैंड सहित अन्य कलाकारों ने मंच की शोभा बढ़ाई। इन सभी कलाकारों की धुनों पर युवा झूमते नजर आए। अपनी तरह के इस अनोखे अभियान में संगीत की धुनों पर झूमते युवा काफी उत्साहित नजर आए, खासकर पहली बार चुनावी प्रक्रिया का भाग बनने वाले मतदाता। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग करने का मौका मिल रहा है और एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है। प्रॉपर प्रोग्रामिंग हो रही है। हाँ। कैसे हमको वोट डालना है। हाँ। जैसे हमको पता हमको पहली बार आज वोट डालना है हमको। हाँ। तो हम बहुत खुश हैं इससे। आप अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज कर सकते हैं, हमारे वोट का क्या हक है, हम क्या कर सकते हैं अपने वोट से। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता हूँ अपने वोट से। जब हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे कि एक ग्रुप का लीडर होता है, जैसा वो फिर कमांड करता है या कोई भी मसलो मसाइल होते हैं तो हम उनसे शेयर करते हैं तो वो सॉल्व करता है। तो हम चाहते हैं कि वोट हर किसी को डालना चाहिए। फर्स्ट टाइम किसी राइट कैंडिडेट को चूज मुझे वो मौका मिला है कि मैं एक राइट कैंडिडेट को चूज करूं। जो आज कैनेट में गवर्नमेंट चल रही है उसने कितनी डेवलपमेंट की है इधर, जो आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देख सकते हो कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ कश्मीरी को। संगीत की ताकत का उपयोग चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी को प्रेरित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। बारामूला में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव आयोग हर नए तरीके से सभी मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए कदम उठा रहा है। उसी के साथ ही जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार, जो सबसे बड़ा कर्तव्य भी है, उसके लिए लोगों में एक अलग जगाई जाए और ये जो अलग यहाँ से जगी है, ये एक सुंदर भविष्य यही की तरह इनका सुनिश्चित करेगी। इस बात की भी पूरी आशा व्यक्त की जा रही है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, गुलमर्ग। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट के बारे में और उसके सियासी समीकरण के बारे में भी आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 20 मई को जम्मू कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट के लिए मतदान होना है और इस हाई प्रोफाइल सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की चुनावी मैदान में आने से मुकाबला रोचक हो गया है। जिनकी सीधी टक्कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन से मानी जा रही है, लेकिन अब इंजीनियर राशिद ने भी ताल ठोक कर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। बारामूला जम्मू कश्मीर के 6 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। गुलमर्ग का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी इसी जिले में स्थित है।
उत्तर कश्मीर की बारामूला सीट के लिए 20 मई को होने वाले मतदान के लिए 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन के बीच माना जा रहा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जेल में बंद इंजीनियर ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद ने अपनी उम्मीदवारी ठोककर बारामूला पर चुनावी जंग को और रोचक बना दिया है। इस बार मुझे लगता है कि पलहालन के लोग जो हैं वो बाहर निकल के वोट डालेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनको सही मायने में नुमाइंदगी मिले। अभी तक इनको बहुत सालों से जो है नजरअंदाज किया गया है। इंशाल्लाह जब इनके वोटों से मैं कामयाब हूंगा तो इनको जो सही नुमाइंदगी मिलनी चाहिए वो मैं इनको दे दूंगा। मैं आपको बात बताऊं, ऐसा इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। जो लोग 40 साल हुकूमत कर रहे थे, जिनके 9 पार्लियामेंट मेंबर गए थे, कश्मीरियों का हक बनता है कि वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उनके 9 पार्लियामेंट मेंबर्स ने क्या किया। वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उन्हें 32 साल या 40 साल हुकूमत में क्या किया। सजाद में उनको गाली देने से वोट कैसे मांगोगे? बारामूला प्रदेश का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस निर्वाचन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत कृषि उत्पादन पर निर्भर है, क्योंकि ये क्षेत्र सेब जैसे बेहतर गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के लिए मशहूर है, जो दुनिया के सभी हिस्सों में निर्यात किया जाता है। वहीं जनता भी अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान का मन बना रही है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पढ़ा लिखा यूथ बिल्कुल बेकार पड़ा है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि आम जो इंसान है वो एफर्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस बात चाहते हैं कि चेंज हो जाए। हमारा मुस्तकबिल सही होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी आनी चाहिए जो हमारा मुस्तकबिल संभाल सके। गौरतलब है कि इस सीट के 4 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला, बड़गाम और बांदीपुरा में परिसीमन के बाद 18 विधानसभाओं में फैली इस सीट पर 17,32,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इस बार के चुनाव के लिए यहाँ 2,103 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब बात करें इस संसदीय क्षेत्र के इतिहास की, तो 1957 से लेकर 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा देखने को मिला। साल 1977 से 1989 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 1996 के चुनाव में कांग्रेस के गुलाम रसूल ने यहां जीत हासिल की थी। 1998 में एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर सैफुद्दीन सोज सांसद चुने गए। वहीं 1999 और 2004 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल राशिद शहीन ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शरीफुद्दीन शारिक सांसद चुने गए थे। इसके अलावा 2014 में पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग ने जीत हासिल की। वहीं 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किस उम्मीदवार की किस्मत पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। पहले से ज्यादा उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में हैं और उम्मीद की जा रही है कि मतदाता भी पहले से ज्यादा ही आएंगे। अब ये चुनावी लड़ाई किस दिशा में जाती है, ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीटी न्यूज, बारामूला। और प्रधानमंत्री आज हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं और सीधा रुख करते हैं हरियाणा के सोनीपत का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जरूरत नहीं है और आप देखते हैं नतीजा आपके सामने है। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी के इन फैसलों से कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कलेजा फट रहा है। उनसे पाकिस्तान की हालत देखी नहीं जा रही है और इसलिए अब कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। पाकिस्तान के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, उनकी तरफ से भारत को धमकी देते। क्या कहते हैं? हमारे सामने देखकर आंखें खोल करके
चुप रहो, चुप रहो। जरा डरो, डरो, डरो। ये पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान के प्रवक्ता बन करके मुझे आंखें दिखा रहे हैं। बताओ भाई, इसका मतलब अभी तक वो मोदी को पहचान नहीं पाए हैं। साथियों, आप मुझे बताइए, क्या भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए क्या? ये मोदी का दौर है। हम घर में घुसकर मारते हैं। कांग्रेस सारे पैतरे केवल तुष्टीकरण के लिए चल रही है। इन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया है वो पूरा का पूरा मुस्लिम लीग वाला घोषणा पत्र है। ये कहते हुए एक्सरे मशीन सबका एक्सरे निकालेंगे। आपके पास जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, जमीन जायदाद जांच करवाएंगे, मंगलसूत्र कहाँ है, ये और फिर वो सारी संपत्ति अगर आपकी जरूरत से ज्यादा है तो ये वोट जिहाद वाले हैं ना, उनको बांट देंगे। क्या आप अपनी संपत्ति छीनने देंगे? क्या आपकी संपत्ति पर वोट जिहाद वालों को अधिकार करने देंगे? और कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है। मोदी कहता है इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार इस देश के गरीबों का है। ये लोग आपकी आधी कमाई हड़पने की बात करते हैं। आप मुझे बताइए भाई, अपने यहां किसी भी राज्य में चले जाओ, हर माँ बाप कैसी भी जिंदगी जीता हो, उसके मन में एक इच्छा रहती है कि भाई कुछ बचत करूं और मरने के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं। ये हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि नहीं रहती? अपने संतानों को कुछ दे करके जाने का हर एक का मन में इच्छा रहती है ना। कोई माँ बाप बच्चों के लिए कर्ज छोड़ करके नहीं जाना चाहता, कुछ न कुछ दे करके जाना चाहता है। अब ये कांग्रेस वाले लाए हैं कि आपके मरने के बाद आपकी जो संपत्ति है वो आपके संतानों को नहीं जाएगी, उसमें से आधी, उससे भी ज्यादा ये वो सरकार बनी तो ले लेंगे और बचा हुआ आपके बच्चों को मिलेगा। क्या आपको ये विरासत कर मंजूर है क्या? क्या इसे स्वीकार कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण उसको सुरक्षित किया। जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो सबने सर्वसम्मति से तय किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। सहमति से हुआ। अब ये कांग्रेस वाले बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में जुरा पोंक करके संविधान के लीरे लीरे उड़ा करके ये एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। और ये काम उन्होंने कर्नाटका में शुरू कर दिया।
कर्नाटका में क्या किया उन्होंने? उनकी सरकार बनने के बाद वहां जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान, कितना धनी हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, ऊंचा हो, कोई भी हो, सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी घोषित कर दिया। एक कागज पे थप्पा मार के कह दिया सब ओबीसी है। तो परिणाम ये आया कि ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ था उसमें से डाका डाल दिया, एक बहुत बड़ा हिस्सा लूट लिया और जो ओरिजिनल ओबीसी हैं वो हाथ घिसते रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। क्या आपको ये मंजूर है? क्या ये होने देंगे? क्या ऐसे लोगों को सरकार में आने देंगे? क्या ऐसे इंडी गठबंधन वालों को हरियाणा में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? साथियों, सभा को संबोधित कर रहे थे। यहाँ वे भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली के समर्थन में वोटों की अपील कर रहे थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी के फैसलों से इंडी गठबंधन का कलेजा फट रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मुंबई दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर संविधान और बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 370 हटाकर उन्होंने संविधान की रक्षा की है। आइए इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी चुनावी सभा के लिए मुंबई पहुंचे तो रैली के लिए शिवाजी पार्क जाने से पहले वे पहुंचे चैत्य भूमि, वही चैत्य भूमि जहां BR अम्बेडकर का स्मारक है। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपनी चुनावी सभा से पहले बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देना दिखाता है कि प्रधानमंत्री संविधान निर्माता बाबा साहेब के प्रति कितनी अगाध आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाकर देश भर में एक जैसा संविधान लागू कर उन्होंने संविधान की रक्षा की है। आर्टिकल 370 हटाकर देश में एक संविधान लागू कराने वाला मोदी संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है। प्रधानमंत्री ने INDIA नेताओं पर संविधान और बाबा साहेब के अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं, जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है। साथियों, इंडिया गाड़ी वाले लगातार बाबा साहब आंबेडकर का, हमारे संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। पूरी संविधान सभा एक मत हुई थी कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन इंडिया गाड़ी वाले दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार पर वोट जिहाद करने वालों को देना चाहते हैं। चैत्य भूमि में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के उन दावों की भी हवा निकाल दी जिसमें INDIA गठबंधन के कई नेता NDA के दोबारा सत्ता में आने पर संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। शिवाजी पार्क में अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त करते हुए बताया कि कैसे पंडित नेहरू ने संविधान के शरीर और आत्मा दोनों को चूर चूर कर दिया था। इन्होंने पहला काम किया, पंडित नेहरू ने वो चित्र वाला संविधान अलमारी में रख दिया, बाद में उसकी आत्मा को उन्होंने चूर चूर कर दिया। अब ये लोग संविधान की पीठ पे छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कांग्रेस को किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी का आरक्षण कभी भी छीनने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जमकर हमला बोला। इसे उन्होंने माओवादी दस्तावेज बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इसे लागू किया गया तो देश की आर्थिक वृद्धि रुक जाएगी और यह भारत को दिवालियापन की ओर ले जाएगी। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस
केंद्र की सत्ता में आई तो वह मंदिरों से सोना और महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लेगी और 50% विरासत कर भी लगाएगी। दरअसल 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब की विरासत और आजाद भारत को लेकर देखे गए उनके सपने को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ही उनकी सरकार ने बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे रंग तरंग। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंग्लिश का चटनी और जीरा सिप। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH